हाँ जी, नमस्कार। एम आई ऑडेबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मैं क्लियरली आपको विजिबल और ऑडेबल हूँ? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ओके, ओके, ओके। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित करवाया जाने वाला असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ग्रुप बी के इकोनॉमी के सिलेबस के बारे में, जो जनरल साइंस का आपका है, जीएस एंड जीके का पेपर, जिसमें आपके टोटल एमसीक्यू प्रश्न है जो 100 रहेंगे। एवरी एवरी क्वेश्चन विल बी 1 मार्क। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। इसमें मेजर मेजर बात यह है कि आपकी मार्किंग जो है वो इक्वल रहेगी सभी की। 2 घंटे का आपके पास में समय रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ पहले ये चीज़ मोटा मोटी। इसके अलावा आपका मिनिमम जो होता है स्कोर वो 25% मार्क्स का है क्लियर करने के लिए। ये जो आपका पहला स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर फिर हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट जब ऐड किया गया है तो इसमें सब्जेक्ट जो जीके के आ रहे हैं, जीके और जनरल साइंस के, तो मैं आपको बता दूं, मैं अनिल एम साहू कृष्णा एकेडमी के लिए इकोनॉमिक्स का सेगमेंट और हिंदी का सेगमेंट पढ़ाता हूं। और कृष्णा एकेडमी के द्वारा जीके और जीएस का सिलेबस आपको क्रैश कोर्स के तौर पे 2.5 से 3 महीने में जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा, जिससे आप अधिक से अधिक स्कोर कर सको। कारण आप लीगल बैकग्राउंड से हैं, तो लॉ वाली चीज़ें आपके अच्छी खासी तैयार कर रखी होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो स्क्रीनिंग टेस्ट की जब बात आती है तब आपको हर एक सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हुए, बेसिक बेसिक चीज़ें समझते हुए, बेसिक चीज़ें जब आप किसी भी चीज़ की पढ़ते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट जब आप समझते हो, तो आपको आइडिया लग जाता है प्रश्नों के बारे में, प्रश्नों को डील करने के लिए। जैसे लॉ से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न आते हैं तो उनको डील करने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं जीके और जीएस में, जीएस के अंदर तो आपके विज्ञान का पार्ट, साइंस का पार्ट जो है वो है ही। तो ये टेक्निकल चीज है, तो इस टेक्निकल चीज में तो आपको विज्ञान का मतलब ही है विशेष ज्ञान। तो इधर तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना मस्ट है। लेकिन वही चीजें जब हम बात करते हैं आगे टेक्निकल सब्जेक्ट की, तो विज्ञान से ही जुड़े हुए सब्जेक्ट आते हैं ज्योग्राफी, जिसमें आपके इंडिया की ज्योग्राफी भी है और वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी है। फिर बात करते हैं हम इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी भी टेक्निकल सब्जेक्ट की तरह ही डील किया जाता है। तो कुल मिला के बचे हुए सब्जेक्ट में जब आप इधर देखते हो तो आपको देखने के लिए मिलता है हिस्ट्री और आपको देखने के लिए मिलता है कल्चर वाला सेगमेंट। तो बात यह है कि यहाँ पे थ्योरी वाली चीजें हैं जिनको आप रट के, वन लाइनर सॉल्व करके, एमसीक्यू सॉल्व करके, यहाँ पे चीजें अगर वो टकरा जाती है, सर्टेन चीजें, फिक्स चीजें जो आपने सॉल्व की है, जो चीजें आपने समझी है, करी है, तो यहाँ से आपके प्रश्न सीधे उठ जाते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट की, तो साइंस के कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है, बेसिक्स चीजें जो आपकी क्लियर है, तो आपका उसका आंसर आइडेंटिफाई करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और ना ही ज्यादा समय लगेगा। फिर बात करते हैं विज्ञान से आगे बढ़ के ज्योग्राफी, ये भी विज्ञान से जुड़ा हुआ ही होता है। इको भी विज्ञान से जुड़े हुए, विज्ञान से जुड़े हुए मतलब ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स है। ये सारे बेस्ड होते हैं कॉन्सेप्ट्स पे। जब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात होती है तो आपको बेसिक से चीजें पढ़नी होती है। जब किसी चीज का बेसिक आपको पता होता है तो एडवांस तक जाने में आपको दिक्कत नहीं होती। जैसे मैं बात करूं, अगर आज किसी ने न्यूज़पेपर उठा के देखा होगा, जब भी आप न्यूज़पेपर उठा के देखते हो तो यूथ को वैसे भी क्रेज होता है शेयर मार्केट के बारे में। मैं यहाँ कोई शेयर मार्केट की बात नहीं करूंगा। शेयर मार्केट जितना अपने पाठ्यक्रम के लिए जरूरी है, जितनी टर्म्स जरूरी है, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे ना। मैं मार्केट में पैसा लगाना निकालना ये कोई चीज़ें नहीं सिखाने वाला आपको। आपको मार्केट के बारे में चीज़ें अवेयर करवाई जाएगी, कुछ चीज़ें बताई जाएगी उसके बारे में। फिर बाकी आपका विवेक होता है। आप में से कोई डील भी कर रहे होंगे मार्केट में, अच्छी बात है, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस प्रकार से क्या कौन सी चीज़ें कैसे डील कर रहे हो। अब इकोनॉमी की जब बात लिखते हैं, तब जैसे मैंने यहाँ पे शेयर मार्केट लिखा, ये इकोनॉमी का हिस्सा है। मैं यहाँ आगे चल के बजट लिखता हूँ तो ये भी इकोनॉमी का हिस्सा है। जब आप बोलते हो कि महंगाई बढ़ गई, जब महंगाई की आप बात करते हो तो ये भी
इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये भी इकोनॉमी का हिस्सा है। महंगाई किस पे डिपेंड करती है? आपकी डिमांड पे। तो डिमांड क्या है जिसको आप मांग बोलते हो, ये भी इकोनॉमी का हिस्सा है। इससे आगे हट के मांग की पूर्ति करने के लिए सप्लाई की बात करते हो, तो आपूर्ति, ये भी किसका हिस्सा है? ये भी इकोनॉमी का हिस्सा। तो ये जब सारी चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें किस में डील होती है? ये इकोनॉमिक्स में डील होती है। जब आप हिस्ट्री की चीज़ें पढ़ने जाते हो, जब आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, किसी ने कभी न कभी हिस्ट्री का सेगमेंट उठाया होगा, हिस्ट्री का सेगमेंट पढ़ा होगा। जब आप हिस्ट्री में बात करते हो तो किसी भी जगह की आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें आप जरूरी रूप से उस जगह की अर्थव्यवस्था को देखते हो कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है। अर्थव्यवस्था कैसी है ये डिपेंड करता है ट्रेड पे। अभी जो अपनी वॉर चल रही है, इंटरनेशनल मार्केट को जब अपन एक्सप्लोर करते हैं, उसमें जब हम देखते हैं इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस जब हम देखते हैं तो सारी की सारी वॉर किस पे टिकी हुई है? ट्रेड वॉर पे। क्या है ये टैरिफ जो आप सुनते आते हो कि टैरिफ क्या है? तो ये सब टर्म्स जो चलती रहती है, सपोज दैट इंटरव्यू में जब आप जाते हो आपसे पूछ लिया जाता है जो टैरिफ वॉर, टैरिफ वॉर, टैरिफ वॉर, टैरिफ वॉर चीजें चल रही है क्या ये टैरिफ? तो इस चीज को जब आप जानने की कोशिश करते हो तो आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी होते हैं। कहते हैं कि जहां देशों के बीच में व्यापारियों की गाड़ियां सीमाएं क्रॉस करती है, वहां पे आर्मी कभी क्रॉस नहीं करती। इस चीज का आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जब हम बात करते हैं इंडिया के साथ में, जब भी वॉर लाइक कंडीशंस होती है, तो जब आप देखते हो इंडिया को, तो ये वाला जो अपना प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जो पानी से घिरा हुआ है, ये प्रायद्वीपीय भाग है। फिर इधर आप देखते हो पाक वाली चीजें, अफगानिस्तान वाली चीजें, जो भी है मिडिल ईस्ट की बात होती है, फिर यहाँ पे नॉर्थ की चीजें, ये सारी जब बात हम करते हैं तो अब ये बताओ कि यहाँ पाकिस्तान जब अपना नजदीक बैठा है फिर भी इसके साथ में अपन अमन, शांति, इन सब की बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हमें ऑपरेशन सिंदूर जैसी गतिविधियों को अंजाम देने की आवश्यकता पड़ रही है? क्यों अपनी जो आर्मी है वो बॉर्डर क्रॉस कर रही है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि अपने बीच में कोई ट्रेड है ही नहीं, अपने बीच में किसी प्रकार का कोई व्यापार है ही नहीं। तो सारी चीजों की अगर बॉन की बात करें, आप स्पेस के लिए कुछ भी सैटेलाइट वगैरह कोई भी लॉन्च करना चाहते हो तो सबसे पहले बात आके रुकती है बजट पे। आप घर से कहीं भी बाहर निकलते हो, कोई ट्रिप पे जाते हो, तो सबसे पहले आप प्लान करते हो अपना बजट। तो ये सारी की सारी चीजों की जब हम बात करते हैं तो घूम फिर के हम उसका अध्ययन करने के लिए कौन से सब्जेक्ट में जाते हैं? इकोनॉमिक्स। अब बात आती है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या है। जब भी इकोनॉमी की बात होती है तो आप बात किसकी करते हो? एडम स्मिथ की। किसकी बात करते हो? एडम स्मिथ की। कौन है एडम स्मिथ? फादर ऑफ द इकोनॉमी। अपने भी फादर है। हर चीज का इनोवेशन किसी न किसी के द्वारा किया जाता है। तो इकोनॉमी की जो भी चीजें उनको कंक्लूड करके किस में डाला गया? इकोनॉमिक्स में। किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा। फिर यहाँ पे जेएम कीन्स भी है, एडम स्मिथ भी है, सबकी अलग अलग थ्योरीज है, सबने कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं। अब जब मैं यहाँ पे लिस्ट अगर सुनाने लग जाऊं कि किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, तब आपके लिए वो एक हेडेक बन जाएगा कि ये नाम और ये कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट में क्या चीज बोली गई है, ये हम मेमोराइज कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे? तो हम आपको पहले स्टोरी बताएंगे। क्या होता है ना कि स्टोरी जब भी सुनाई जाती है तो बच्चा आसानी से बैठ के स्टोरी सुनता है और लास्ट में बोल दिया जाता है कि ये इसने दी थी। मतलब कॉन्सेप्ट क्या था और कॉन्सेप्ट में क्या चीज थी, वो स्टोरी में आपने फुल इंटरेस्ट लेके सुन ली, नाम आते ही थोड़ा सा आपका चेहरा या शक्ल बिगड़ती है। जब दादा दादी या नाना नानी के पास आप बैठते थे छोटे थे, तब वो आपको स्टोरी सुनाया करते थे। स्टोरी सुनाने के बाद में वो आपसे पूछा करते थे, बताओ इससे मॉरल क्या मिली या सीख क्या मिली? तब आप हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करते थे, भागने की फिराक में रहते थे। दादा दादी नाना नानी ये सोचते अभी तो समय आया ज्ञान देने का, स्टोरी तुमने सुन ली, मॉरल ऑफ द स्टोरी वो भी जरूरी है। तो आप हाथ छुड़ा के जाने वालों में से हो नहीं। अब आपको स्टोरी बता दी, कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया, उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट दिया किसने है। इतनी सी चीजें। कार्ल मार्क्स का नाम आप सुनते हो। कार्ल मार्क्स किसकी बात करते हैं? जब हम इकोनॉमी में आप मोटा मोटी पढ़ते हो, सुनते हो, तो आप ये सुनते हो पूंजीवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, साम्यवाद सुनते हो, या आप समाजवाद की बात कर लो।
समाजवाद सुनते हो, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। जब हम बात करते हैं अपनी कंट्री में, अब सभी को मैं ये मान के चल रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें मैं मान के चल रहा हूँ, आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो यू कैन कमेंट ऑन इट। आप कमेंट करोगे तो मुझे कमेंट विजिबल है, मुझे आपके कमेंट दिख जाएंगे। इससे होगा ये कि मुझे पता चलता रहेगा कि मुझे कौन सी चीज को और डिटेल में ले जाना, किस चीज को मैं यहाँ से उठा सकता हूँ कि आपको इस चीज का थोड़ा मोटा मोटी आइडिया है, नहीं तो किसी न किसी अगली क्लास में उस चीज का जिक्र हो जाएगा, डिस्कस हो जाएगा, तो आपको वो वहाँ चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपको बताते हुए चलना है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा सबसे पहले, एक तो होता है कैपिटलिस्ट, एक होता है सोशलिस्ट, ठीक है। मैं वर्तमान जो सरकार है उस सरकार के ऊपर आरोप ये है कि आप कैपिटलिस्ट के सपोर्टिव हो, और जो पहले सरकार थी उसके ऊपर ये आरोप होता है कि आप सोशलिस्ट के सपोर्टिव हो। अब ये दो चीज होती है। अब हम इन दो टर्म को समझने की जब कोशिश करते हैं तो मैं पहले इन चीजों के बारे में आपको बताता हूं कि पूंजीवाद में क्या होता है, पूंजीवाद में क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है। फिर दूसरी तरफ हम बात करते हैं समाजवाद में क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि भारत किधर है, इंडिया की भी तो बात करनी है ना। मैं इंडियन इकोनॉमी किस चीज का सपोर्ट कर रही है, इंडिया किधर स्टैंड कर रहा है। जब हम दो चीजों की बात करते हैं तो दो चीजों में जाहिर सी बात है, जब दो चीजों की बात होती है तो कुछ ना कुछ अलग होगा, इसमें कुछ ना कुछ अलग होगा। अब जब पूंजी की बात करते हैं, पूंजी का मतलब होता है कैपिटल। सीधे शब्दों में अगर आप इसको देखते हो तो धन का मतलब होता है। कैपिटल बोलने का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस को जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको उसके लिए सबसे पहले चाहिए लैंड, जमीन हो आपके पास में। फिर उसके बाद में आप कोशिश करते हो कि आपके पास में लेबर हो, श्रम। फिर उसके बाद में आप कोशिश करते हो बाकी चीज़ों को मैनेज करने की। फिर उसमें लैंड हो गया, लेबर हो गया, मशीनरी हो गई, है ना। तो सारी चीज़ें हैं, फाइनेंस हो गया। इन सारी चीज़ों की जब आप बात करते हो तो इन सबको कलेक्टिवली, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, इन सबको मिला के कैपिटल बोलते हैं। अब मुझे ये बताओ कि जब आप इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हो, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के बाद में आप सबसे पहले कोशिश करोगे कि आपने 1 CR अगर लगाया है तो 1 CR का पेमेंट सबसे पहले उस बिजनेस में से निकाल सको। तो सही तरीके से ट्रेडिंग करते हैं वो ये करते हैं कि अगर आपने 1,000 रुपए के शेयर्स खरीदे हैं तो आप कैसे न कैसे करके ये 1,000 रुपए बाहर निकाल लो और बचे हुए के ऊपर शेयर्स खेलते रहो। यही होता है जब कैपिटल कोई लगाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, उसने इतनी पूंजी लगाई है, इतना पैसा लगाया, तो उसके लिए सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि इस 1 CR को कैसे न कैसे करके इस बिजनेस में से बाहर निकाला जाए। जो बाहर निकाला जाता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट के रूप में से वो चीजें बाहर निकालते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर 1 CR में से ये सोचे कि मैं हॉस्पिटल बनाऊं, ये सोचे कि मैं स्कूल्स बनाऊं, तो इन सारी चीजों में से मैं ये सुनिश्चित कर पाऊं कि मैं वेलफेयर कर पाऊंगा, मैं जन कल्याण कर पाऊंगा। क्या कर पाऊंगा? जन कल्याण। अब मुझे ये बताओ, जिसने पैसा लगाया है उसके लिए जन कल्याण करना जरूरी है, या फिर उसके लिए वो प्रॉफिट निकाल के, वो जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो पैसा निकालना जरूरी है? अब सारा खेल इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि जिसने ये पैसा लगाया है वो है बिजनेसमैन। उसका प्राइमरी मोटो, प्राथमिक उद्देश्य ये होता है कि उसमें से प्रॉफिट निकालना, टू अर्न द प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम बात करते हैं उस जनता की जिसके पास में बेसिक नीड्स, जिसको बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान भी नहीं है, तो उनका कौन होगा? कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो यहाँ ऊपर वाले का तात्पर्य हमेशा ये होगा सरकार, कि सरकार कौन सी है, सरकार कौन सी रूल कर रही है, गवर्निंग बॉडीज किसके निर्देशन में काम करे, किसके डायरेक्शन में काम करे। उनका काम होता है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। अब आप देखो, इसको निकालना है प्रॉफिट, सरकार को करना है ये सारा काम ताकि ये रोटी कपड़ा मकान वाली चीजें सुनिश्चित की जा सके। इसने जैसे ही प्रॉफिट कमाया, इधर गवर्नमेंट खड़ी है, निर्मला ताई, निर्मला सीतारमण, अपने फाइनेंस मिनिस्टर वही है। उन्होंने बोला
यहाँ पे सपोज दैट अंबानी जी है, अंबानी जी को बुलाया, जरा इधर आइए, उनके जो प्रिय बेटे जिनकी काफ़ी लंबी शादी चली थी, क्या नाम है उनका, डमरू बेटा बोलते हैं शायद प्यार से भारतवासी। तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा कि जाओ, ताई जी बुला रही है। ताई जी बोला बेटा प्रॉफिट तो तुमने कमा लिया, तुमने प्रॉफिट कमाने के लिए जो पर्यावरण को, जो इन्वायरमेंट को जो क्षति पहुंचाई है, उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? उधर आसपास का आदमी। तुम्हारी जो फैक्ट्री से प्रोडक्शन हुआ, तुम्हें पैसा मिला, लेकिन इन्वायरमेंट को क्या मिला? पॉल्यूशन, हजारों तरह की बीमारी आने वाले टाइम में, लॉन्ग टर्म की अगर बात करो तो। फिर वो बोलते हैं हमने कार्बन क्रेडिट की फैसिलिटी, आपने सुना होगा न्यूज़ में, कार्बन क्रेडिट क्या होता है? कार्बन क्रेडिट का मतलब सीधा सा आप लेमन लैंग्वेज में, आम बोलचाल की भाषा में अगर समझते हैं कि मैंने कार्बन उत्सर्जित इतना किया है, मेरी फैक्ट्री की वजह से कार्बन इतना गया है इन्वायरमेंट में, तो मैं इसके एवज में इतने पौधारोपण कर लूंगा। तो उन्होंने वनतारा खड़ा कर लिया साइड में। अब इकोनॉमी की चीजें देखो, आप वनतारा में से पैसा इधर से उधर कैसे घुमाया जाता है, आपको अच्छे से पता होगा कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जो होती है उनमें कृषि को जो होता है टैक्स फ्री रखा जा रहा है। अब वो क्या करते हैं, बढ़िया किस्म के आम उगाओ, बढ़िया किस्म के आम उगा लिए, बढ़िया किस्म के आम को क्या कर दिया, विदेशों में बेच दिया। उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। आप कुछ चीज, जैसे मान लो आपको कोई बैग अच्छा खासा पसंद आ गया अपनी प्रेयसी प्रेमिका को देने के लिए, गर्लफ्रेंड को देने के लिए, अब बाहर से उसको क्या करवाते हो, इम्पोर्ट, बाहर से मंगवाते हो, उसको कहते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाली चीजें जब होती है तो उसमें क्या करेंगे, वो CSR की जब बात करेंगे तो बोलेंगे आपने जो डैमेज किया है उसका खामियाजा जनता भुगत रही है, तो उसको बैलेंस करने की भी जिम्मेदारी आपकी है। तो बोले हमने वो मैनेज कर लिया वनतारा से। तो बोले ठीक है, अब तुम एक काम करो, कॉर्पोरेट टैक्स लेके आओ। क्या लेके आओ? कॉर्पोरेट टैक्स। जैसे ही बात आती है कॉर्पोरेट टैक्स की, तो अपने यहाँ से 30-35%, 25 to 35% वेरी करती है चीज़ें, पर 30% तो मान के चलते हैं अपन मोटा मोटी। मतलब 1 CR का प्रॉफिट कमा लिया इन्होंने, 1 CR। इन्होंने इधर आके बोला, निर्मला ताई ने बोला कि 30% इधर लेके आओ, 30 lakhs। अब 30 लाख इधर आ गए निर्मला ताई के पास में। निर्मला ताई ने 15 लाख इधर लगाए हॉस्पिटल में, 10 लाख इधर लगाए, और 5 लाख का मेकअप किट ले लिया। मजाक की बात है, 5 लाख किसी और एक्टिविटी में लगा दिए। तो ये आपका टैक्स का जो पैसा होता है, ये इस प्रकार से जिनके पास में ये नीड भी, रोटी कपड़ा वाली भी फुलफिल नहीं होती, उनको सरकार ऐसे करके मैनेज करती है। अब ये बात जब हम बात इसी को जब पेपर पे बात करते हैं, पेपर पे जब हम लिखने की बात करते हैं, तब आप इस चीज को कैसे लिखोगे पेपर पे? क्योंकि ये चीज तो हम बोल चुके, ये चीज तो हमने बोल दी। अब मुझे बताओ, ये तो स्टोरी थी जिससे आपको समझ में आ गया, स्टोरी का मैं रेफरेंस लेता रहूंगा। जिसके पास में पैसा होता है वो आजाद रहना पसंद करता है या किसी के अंडर में रहना पसंद करता है? कहते हैं जिसका पैसा उसकी सरकार। तो पूंजीवाद हमेशा स्वतंत्र होते हैं, पूंजीवादी जो भी होते हैं हमेशा स्वतंत्र होते हैं, वो आजाद होते हैं, उन पे किसी तरह कोई दबाव नहीं होता, क्योंकि उन्हीं पे तो सरकार चल रही है, जिसको आप बोलते हो बॉन्ड। कहने का मतलब वो 5 लाख का जो मेकअप था वो मजाक नहीं है, वो बॉन्ड है। इससे वो चीज़ लीगलाइज हो जाती है ना? इससे क्या हो जाती है, चीज़ें लीगलाइज हो जाती है। अब जिसके पास में 1 CR है वो कोशिश ये करेगा मैं क्यों फालतू में वेलफेयर की चीज़ें वो सरकार करेगी, सरकार का काम है, इट्स नॉट माई बिजनेस, मेरा बिजनेस है प्रॉफिट कमाना। समाजवादी जो होते हैं वो बात करते हैं समानता की। किसकी? समानता की। ये पूरी चर्चा करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पूंजीवादी की तरफ जाना चाहिए, समाजवादी की तरफ जाना चाहिए, और इंडिया किधर है ना? अभी मैं बता दूंगा इंडिया इधर है या इधर है या बीचों बीच है। इन्हें बोले मैं दोनों तरफ हूँ, पूंजीवादी की तरफ भी, समाजवादी की तरफ भी, अमेरिका की तरफ भी, रशिया की तरफ भी। और आज भी कोई समाजवादी है क्या? आज भी कोई सोशलिस्ट है क्या? तो वो भी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी जब आप इनके डिफरेंस की जब बात करोगे। मुझे बताओ,
दो व्यक्ति है, ऑफेंड होने की नीड नहीं है, होती है ये ट्रेजेडी, किसी के साथ बाय बर्थ होती है, किसी के साथ एक्सीडेंटल होती है। दो व्यक्ति है जो रेस में हिस्सा लेना चाहते हैं और एक व्यक्ति जो है वो डिसेबल्ड है, जो फिजिकली चैलेंज्ड है। पूंजीवादी जो होती है सोच, वो ये बोलते हैं कि इसको 1 फीट प्रोवाइड करवा दिया जाए, जयपुर फीट जो आर्टिफिशियली चल रहा है, कि वो इसको प्रोवाइड करवा दिया जाए ताकि ये भी रेस में बराबर का हिस्सा ले सके। ठीक बात है। समानता की जब बात होती है, समानता का मतलब क्या होता है कि दोनों को दौड़ाना है, एक का पैर नहीं है दूसरे का है ना, तो जिसका है उसका काट दो, हो गए दोनों बराबर। तो क्या ये सही है अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज ऑफ लॉ? तो ये सही बात नहीं है। स्लो वॉइस, आवाज नहीं आ रही? सबको वॉइस क्लियर है क्या मेरी? एक बार कमेंट कीजिए, जिनको लग रहा है वॉइस स्लो है वो एक बार वॉल्यूम बढ़ा के चेक कर लीजिए, और जिनको लग रहा है कि हमारे लिए भी स्लो है तो मैं टेक्निकल टीम से बात करता हूँ। तो अब लगता है कि अब मुझे ये बताओ, किसी का पैर कटवाना सही बात है या फिर किसी का पैर लगवाना सही बात है? तो समानता कुछ कुछ ऐसी बात करती है। जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो तब आप उसमें कुछ चीज़ें पढ़ते हो तो उनके अकॉर्डिंग आपके कॉन्सेप्ट की और ज़्यादा क्लैरिटी आती है। तो ये बात करता है समानता की और ये बात करता है स्वतंत्रता की, कि आप स्वतंत्र हो, आप जितना दौड़ सको उतना दौड़ो, और सरकार को बोल दिया कि आप स्वतंत्र हो, इसका पैर लगाओ, फिर ये जितना दौड़ सके उतना दौड़े। लेकिन फिर बात आती है कि कैसा भी पैर लग जाए, नेचुरल चीज नेचुरल होती है। फिर बात आती है आरक्षण की, रिजर्वेशन की। तो ये सब करने का काम कौन करता है? राज्य करता है। राज्य का मतलब स्टेट नहीं होता, राज्य का मतलब पॉलिटी में स्टेट, स्टेट का मीन्स नेशन, देश की बात हो रही होती है। यहाँ पॉलिटी में राज्य का मतलब देश होता है, स्टेट का मतलब देश होता है ना? तो ये चीज होती है स्वतंत्रता की, ये चीज होती है समानता की। अभी अगर आवाज का इशू है, नहीं नहीं ये अभी चलेगा, पूरा रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल्सो नॉट क्लियर, जस्ट अ सेकेंड। लेकिन इनको आवाज में दिक्कत आ रही है, एक बार यहाँ से आवाज बढ़ा दीजिए आप, इधर से। अभी मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी के लिए? क्या अभी मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक बार कमेंट में दिखा दीजिए इनके। अब शायद आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अब भी दिक्कत है तो एक बार प्लीज आप कमेंट कर लीजिए। हाँ, कोई कोई दिक्कत नहीं है। जब हम पूंजीवादी की बात करते हैं तो पूंजीवादी बात करते हैं स्वतंत्रता की। किसकी बात करते हैं? स्वतंत्रता की, कि हम फ्री है, हम अपना प्रॉफिट कमाने के लिए फ्री है। तब अब यहाँ दिक्कत होती है स्टेट को, क्योंकि स्टेट का काम लाभ कमाने के से पहले होता है जन कल्याण का। किसका? जन कल्याण का। अब यहाँ नहीं बोल सकते आप समानता के नाम पे कि हम समानता बटोर रहे हैं, समानता के नाम पे आपको वोट नहीं मिलेंगे। जन कल्याण का मतलब ये होता है कि इसके पैर का अरेंजमेंट कैसे होगा, तो फिर इनसे रखवाया जाता है कैपिटलिस्ट से CSR, कंपनीज एक्ट जब आप 13 की बात करते हो तो उसमें CSR का प्रोविजन है 2%, राइट? तो वो CSR की एक्टिविटीज जो भी होती है उनसे ये करवाते हैं, ये चीजें, हॉस्पिटल की चीजें, एजुकेशन की चीजें, हर एक सेक्टर की चीजें जो करवाई जाती है CSR के तहत में। फिर बात करते हैं यहाँ पे समानता की और ये बात करते हैं स्वतंत्रता की। इसमें काफी सारे डिफरेंसेज है, हम 1 बाय 1 की बात करेंगे। आज हमारी पहली क्लास है तो आपके सारे कॉन्सेप्ट के बारे में जो भी चीजें होती है बेसिक से बेसिक की, उन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। आप घबराइए मत, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स जो है मिल जाएंगे। जैसे ही टॉपिक होता है
उसके थोड़े समय बाद आपको नोट्स दे दिए जाएंगे ताकि क्लैरिटी आए आपको। आफ्टर ऑल पढ़ना तो आप ही को है, और स्वर्ग जब भी मिलता है तो खुद के मरने से ही मिलता है, मेरे कितना भी कुछ कहने से नहीं मिलता। अब मुझे बताओ, इसके पास में जो प्रॉपर्टी है, आप यहाँ बात कीजिए, जब भी मैं इसके पास की बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ एमबी की। एमबी का मतलब मुकेश अंबानी। इधर जो भी प्रॉपर्टी है, और इधर मैं बात करता हूँ एमडी की। एमडी का मतलब होता है मांगी देवी। कौन? मांगी देवी या मांगी बाई, या जो भी आप समझो, मतलब एक मिडिल क्लास आदमी की, लोअर मिडिल क्लास आदमी की, या बीपीएल टाइप का जो भी प्रश्न है उसकी बात करता हूं मैं। तो इनका क्या होता है? इनका पूंजी पे क्या होता है? अधिकार होता है। ये चाहते हैं कि पैसा धन जो है वो हमारे पास में रहे। जब आप बात करते हो, आप सुनते हो चाय की थड़ी पे बैठ के कि ये जो इंडिया का पूरी वेल्थ है, ये इंडिया का पूरा धन है, इस पूरे धन में से ये जो है 5% धन, ये है इंडिया की 95% जनता के पास में, और ये जो 95% जो धन है वो है इंडिया की 5% पॉपुलेशन के पास में। समझ में आ रहा है? ये कहने का मतलब ये है कि ये धन है, और ये पॉपुलेशन की बात करें तो ये पॉपुलेशन है। जब यहां बात करते हैं तो ये पॉपुलेशन, ये 5% पॉपुलेशन है जिनके पास में ये 5% धन है, जो इस 95% पॉपुलेशन के पास में है। और ये जो 5% पॉपुलेशन है, ये वाली जो ये 90% धन लेके बैठी है, ये धन है और ये जनसंख्या है, या पॉपुलेशन की बात करूं मैं तो। कहने का मतलब क्या है? जिसके पास में पैसा है, आपके जेब में 100 रुपए है, आपके पड़ोस में एक व्यक्ति है जिसके पास में कुछ भी नहीं है, तो आप उस 100 रुपए में से क्या उसको 50 दे दोगे? कि आप दो व्यक्ति हो, हम बात समानता की कर रहे हैं, क्या पॉसिबल है? आप कभी नहीं दोगे। तो आपके पास 100 रुपए है, उस 100 में से आपसे कैसे निकलवाए जाए ताकि जिस व्यक्ति के पास में नहीं है उसको मिले। हम बात करेंगे इकोनॉमी, जब आगे डिटेल्स में जब हम बढ़ते हैं तो बात करते हैं इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो साधन है, हमारे पास में जो संसाधन है, वो क्या है? वो सीमित है, वो लिमिटेड है। हमारे पास में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है अपने नेशन के पास में रिसोर्सेज जो सबकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की जा सके। तो अपने रिसोर्सेज है किधर? तो अपने रिसोर्सेज इधर है। तो ये समानता है। इसका मतलब हम समाजवादी तो है ही नहीं। समाजवादी किसकी बात करते हैं? समानता की करते हैं ना। पहला जो डिफरेंस बताया उसके अकॉर्डिंग तो यही होता है, तो वो तो हम है नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास साधन क्या है? सीमित। और हमारे साधन जब सीमित है, लेकिन हमारी आवश्यकताओं का क्या? आप अपने ऊपर लीजिए, आपके पास में सपोज दैट आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप बाहर रूम लेके रह रहे हैं, और प्रति माह आपके पास में 10,000 रुपये जो है वो आते हैं घर से। अगर आप पीजी में रह रहे हैं, 7,000 रुपये आपके पीजी का क्या है? रेंट पीजी का और खाने का। अगर आप लाइब्रेरी के लिए जा रहे हैं तो 1,000 रुपये आपके लाइब्रेरी के हो गए। कहने का मतलब आपके पास में जो बजट आ रहा है, ये आपका बजट इसी पे डिपेंड है। आपके पास में जो भी आ रहा है वो क्या है? सीमित है। वो क्या है? सीमित और लिमिटेड। घर से जो भी पैसा आता है लिमिटेड आता है। लेकिन आपके पीजी के 7,000 के खर्चे के साथ में तो कोई समझौता है ही नहीं ना। ये 7,000 तो होंगे, लाइब्रेरी के 1,000 रुपये जा रहे हैं, लाइब्रेरी के 1,000 रुपये जाएंगे। अब बचे कितने पीछे? अब पीछे बचे 2,000। इन 2,000 में आपको अपनी स्टेशनरी भी मेंटेन करनी है। इन 2,000 में आपको चाय, छुट्टा, बाहर में जाके दोस्तों के साथ टाइम भी स्पेंड करना है। इसी 2,000 में आपको मूवी की टिकट भी मैनेज करनी है। कौन सी मूवी? सैयारा दिखानी है अपनी वाली को, है ना। तो ये सारी चीजें इस 2,000 में आप मैनेज कर रहे हो। कहने का मतलब है अल्टीमेट फंड तो कितना? 10,000। अल्टीमेट फंड आपके पास में जो घर से आया वो कितना? 10,000। अब ये तो आपका फिक्स्ड है, फिक्स कॉस्ट जिसको बोलते हो आप, कि ये तो स्थायी लागत है जो आनी आनी है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन अब बचे 2000। इन 2000 में कैसे खेलोगे आप कि स्टेशनरी लानी है। अब जैसे आपके एग्जाम आ चुके हैं, नोटिफिकेशन आ गई, अच्छी खासी पोस्ट भी है आपके पास में, तो अब आपके चाय सुट्टा बार का बजट सबसे पहले काटा जाएगा, फिर मूवी वाला एग्जाम के बाद दिखाई जाएगी। अब बचे हुए 2000 इसमें से अपने कोर्स के लिए जुटाए। अब सपोज दैट घर से जब अनुरोध करते हो, आप रिक्वेस्ट करते हो कि हमें 5000 का कोर्स लेना है, तो चलो वो बजट सेंक्शन हो जाता है आपका 5000 के बजट का, फिर भी 2000 बच रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट मुझे लेनी है कोर्स की, तो टेस्ट सीरीज का भी मुझे बेनिफिट मिल जाएगा कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करके। तो यहाँ आपकी प्रायोरिटी क्या होती है कि मैं स्टेशनरी पे या मेरे किसी भी प्रकार के ऑनलाइन कोर्स पे जो है मैं खर्च करूंगा उस अमाउंट को। तो आपकी ये जो प्रायोरिटीज है, यहाँ पे आपकी क्लोथिंग हो गई, यहाँ पे आपका एंटरटेनमेंट हो गया, जितनी भी चीजें होती है सबसे पहली प्रायोरिटी क्या आ गई, आपकी स्टडी से जुड़ी हुई चीजें क्या आ जाती है, स्टडी से जुड़ी हुई चीजें। तो वैसे ही सिस्टम काम करता है, अपने देश की इकोनॉमी भी इसी तरीके से काम करती है। वो अलग बात है। अब जैसे आपके यहाँ से जो फंड अलॉट हो चुका है, तो ये भी एक तरीके का बजट है जो आपको दिखाया जाता है फरवरी में कि हम इस सेक्टर में ये देंगे। जब कम पड़ते हैं तो उसमें एड ऑन भी किया जाता है। अब सुनते रहिए, कभी संसद टीवी वगैरह जब सुनते हैं आपको पता चलता है उन चीज़ों में। तो जैसे आपने टेस्ट सीरीज के तौर पे 5 एक्स्ट्रा घर से लिए हैं, वैसे ही देश की निधि से भी एक्स्ट्रा दिए जाते हैं पैसे कभी कभी किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। जैसे किसी प्रकार की आपदा आ जाती है, नेचुरल डिजास्टर हो जाती है, तो उस संदर्भ में फंड में से पैसा निकाला जाता है। तो वैसे आपके अगर मान लो सपोज दैट ना करे खुदा न खास्ता बीमार पड़ जाते हो तो 1000-2000 का खर्चा हो जाता है, तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज है, यहाँ से कैसे निकालोगे आप, तो एक्स्ट्रा अप्रूव करवाते हो। लेकिन उसी में मिलता जुलता कोई एक्सपेंसेस है तो उसको आप प्रायोरिटी देते हो। आपके संसाधन क्या है, सीमित है, लेकिन आपकी जरूरतें क्या है, असीमित है। इनका कोई अंत भी नहीं है, इनकी कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन इस सीमित को इनमें आवंटित करना, 5% इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, जरूरत लगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो सारा काट के इधर डाला जाता है पैसा। तो यही तो देश की अर्थव्यवस्था है, यही तो इकोनॉमी है। और इकोनॉमी है क्या, खुद से जोड़ के पढ़ोगे बहुत आनंद आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ज्यादा इसमें वो उलझने की जरूरत नहीं है आपको कि ये मेरे को आया नहीं, वो मेरे को आया नहीं। आपको बस क्या करना है, पेशेंस बनाए रखना है। धैर्य के साथ जब आप चीजें सुनते हो तो आपको बहुत आनंद भी आता है और वो चीजें आपको समझ में भी आती है, लॉन्ग टर्म के लिए स्थायी भी होती है आपकी मेमोरी में। फिर उनसे आंसर निकालने में आपको आसानी भी होती है। हो सकता है कोई चीज आपने नहीं पढ़ी हो सकता है हमने कोई चीज डिस्कस ना करवाई हो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट और वो समझने का तरीका, उससे आप इतने यूज टू हो रखे होते हो कि उस एमसीक्यू को देख के आप आइडिया लगा लेते हो कि नहीं नहीं यार ये तो नहीं होगा। अपने ऊपर अपने से जोड़ के उस चीज को जब देखते हो तो आपका आंसर निकल जाता है। तो यही होता है, क्योंकि जब आप पेपर पढ़ के जाते हो 100% तो आपके पढ़े हुए में से पूछा नहीं जाता। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना। तो जो निजी व्यक्ति है, जो स्वतंत्र है, तो ये निजी संपत्ति को ही वैल्यू देगा, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही वैल्यू देगा, निजी संपत्ति को ही वैल्यू देगा। ये चाहेगा मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति पे मेरा ही अधिकार रहे। जब हम देखते हैं 1969 की बात करते हैं तो 14 बैंकों का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का क्या था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है 14 बैंक चल रहे हैं। जैसे आपका बिजनेस चल रहा है, आपके मान लो जूते बनाने की फैक्ट्री है, सरकार आपके पास में आती है, ये पकड़ो पैसा, इतना इतना आपको मिलता रहेगा और ये बैंक आज से हमारा हुआ, आप दे दोगे, देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी के समय में जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 14 बैंकों का, राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी सरकार टेक ओवर कर रही है। कितना पैसा चाहिए ये बोलो, ज्यादा मुंह फाड़ने से भी नहीं मिलेगा, वो सरकार जो डिसाइड करेगी वो मिलेगा आपको, उसको बोलते हैं मुआवजा। यहाँ आपका खेत है, यहाँ से हाईवे निकलना है, ये खेत है, हाईवे निकलना है इधर से, तो ये हाईवे निकलेगा। इसका जो भी डीएलसी रेट होती है, जो भी सरकार को मुआवजा देना है, वो मुआवजा देगी इस क्षेत्र का। अब बोलोगे नहीं इतना मेरा वेस्ट हो रहा है, इधर से निकाल लेना, नहीं, जिधर से निकलना उधर से निकलेगा, जितना मुआवजा मिलना उतना ही मिलेगा। जो भी डिसाइड करेगी वो ये सरकार करेगी, ये राज्य तय करेगा, उसके प्रशासन तय करेंगे। तो यहाँ बात आती है ये कि प्राइवेट संपत्ति रखना चाहते हैं पूंजीवादी। अब मुझे ये बताओ, क्या भारत में केवल प्राइवेट संपत्ति ही है, क्या भारत में केवल प्राइवेट संपत्ति ही है?
क्या भारत में सरकारी कुछ भी नहीं है? अब आपके मुंह से निकलेगा सीधा रेलवे, भले वो घाटे में हो, सीधा रेलवे बोलोगे। फिर आप क्या बोलोगे? स्पेस से संबंधित एक्टिविटी, परमाणु हथियार वगैरह, ये सारे ये तो सरकारी है। तो अपन क्या हुए ना, पूंजीवादी हुए। पूंजीवादी का मतलब ये होता है प्राइवेट हो सब कुछ, सब कुछ प्राइवेट नहीं है। इधर आओ, समाजवादी क्या चाहते हैं कि सब कुछ सबका हो, सब कुछ क्या हो, सबका। आपके पास 100 रुपए है, वो भी मेरे हो, मेरे पास 100 रुपए है, वो भी सबके हो। कहने का मतलब क्या होता है, पूंजीवादी जब भी बात करते हैं, पूंजीवादी इस चीज की बात करते हैं, जैसे सपोज दैट हम टेस्ट आयोजित करवा रहे हैं, अब जो भी बच्चे हैं उनका हम क्या करवाते हैं, टेस्ट आयोजित करवाते हैं। हमने एक टेस्ट आयोजित करवाया, एग्जाम्पल को ध्यान से समझा करो, मैं जो भी एग्जाम्पल देता हूँ थ्योरी पढ़ने में, लिखने में, सुनने में, उन चीज़ों में समय व्यर्थ नहीं करना आपको एग्जाम्पल समझो ताकि आपका आंसर निकल सके। अब इधर देखो, जब टेस्ट करवाते हैं तो कैपिटलिस्ट माइंडसेट ये कहता है कि जिसके जितने नंबर आए 1 2 3 4 एंड 5, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर जो टेबल आपको मिलेगी खुद समझ सकते हो उससे। तो यहाँ पे जिसने मेहनत की, सपोज करो बी नाम के बॉय ने मेहनत की, वो फर्स्ट आया। जी नाम से किसी गर्ल ने मेहनत की, वो सेकंड आई। बी नाम के सेकंड बॉय ने मेहनत की, वो थर्ड आया। जी नाम की फर्स्ट गर्ल, सेकंड गर्ल, उसने मेहनत की, वो फोर्थ आई। तो यहाँ आपके 100 में से 100 आए, यहाँ आपके 95 आए, यहाँ आपके 98 आए, यहाँ आपके 10 आए, यहाँ आपके -5 आए। ठीक है, इसके नंबर इसी के रहेंगे और इसके नंबर इसी के रहेंगे। दूसरी व्यवस्था समाजवादी ये बोलती है, जब समानता की बात करते हो, सोशलिस्ट ये बोलते हैं कि बी के कितने आए 100, जी के कितने आए 95, बी के कितने आए 98, इसके कितने आए 10, इसके कितने आए -5। ठीक है, इन सब की टोटल करो, इन सब की टोटल कितनी हो रही है 100, इधर 5 कम, इधर 2 कम, और इधर वापस 5 कम, तो ये 10 कट गए। तो इधर जो भी टोटल आ रही है, सपोज दैट यहाँ पे 300 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ भी 300 नंबर आ रहे हैं, एवरेज, जो एवरेज निकलता है। तो कहने का मतलब 300 निकाल दिए, 300/5, मान लो 60 नंबर है। एवरेज का मतलब यही होता है 60, क्या होता है, यही होता है 60। अब इसने कोई मेहनत नहीं की, जिसके -5 आ रहे हैं, जिसने इसने कोई मेहनत की, -5 आ रहे हैं इसके। अब इसके भी 60 है, जिसने मेहनत की उसके 100 आ रहे हैं, उसके भी 60 है। अब मुझे ये बताओ कि कोई भी बिजनेसमैन जिसका प्रॉफिट 100 है, और कोई भी बिजनेसमैन जो घाटे में है, उसका घाटा है -5% का, वो और जो दिन रात मेहनत करके वहां पहुंचा है, वो दोनों प्रॉफिट का जब डिवीजन होता है, राज्य बुलाता है सबको अपने पास में, सबके पैसे लेके ये लो, ये तुम्हारे, ये तुम्हारे, ये तुम्हारे, सबके 60-60-60। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये और मेहनत करने के लिए प्रेरित होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसको पता है मैं कितनी भी मेहनत करूं मेरा 60 ही रह रहा है। तो ये कम मेहनत करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा 80, इसका क्या हो जाएगा 75 78। मतलब ओवरऑल जो फिगर है, इसको कहते हैं उत्पादन को प्रोत्साहन, कि प्रोडक्शन को जो संबल मिलता है, प्रोडक्शन को जो बल मिलता है, कि प्रोडक्शन करने के लिए कोई मोटिवेट होता है, काम करने के लिए कोई मोटिवेट होता है, तो वो ज्यादा नंबर की वजह से, ज्यादा प्रॉफिट की वजह से मोटिवेट होगा। जो मैंने टेस्ट करवा के मैं बोल दूं सबके 60-60 ही है ऑन एंड एवरेज, तो मुझे बताओ अगला टेस्ट जब भी मैं कंडक्ट करवाऊंगा, जिसके 100 में 100 आ रहे हैं, क्या वो मेहनत उतनी करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो कहने का मतलब अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था रही तो अपना प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन, इधर देखो प्रोडक्शन कैसे देश को फायदा पहुंचाता है। आप टर्म सुनते हो जीडीपी, क्या सुनते हो जीडीपी? तो इधर देखो डोमेस्टिक, और पी का मतलब होता है प्रोडक्शन। यहां आपके टेस्ट के मार्क्स का मतलब है प्रोडक्शन। समझ रहे हो मेरी बात को? डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, घरेलू मतलब होता है देश की सीमाओं के भीतर, देश की सीमाओं के अंदर। ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन में आपके गुड्स एंड सर्विसेज,
सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल की हो गई, होटल्स वगैरह की हो गई, इन सारी चीज़ों को सॉफ्टवेयर बना के आपने दे दिया, तो ये सारी सर्विसेज में आती है। गुड्स में आपने कोई वस्तु बना के दे दी, सपोज करा आपने बनाना उगाए और आपने बेच दिए, सपोज करो आपने बिल्डिंग बनाई और आपके बेच दी, हैंड ओवर कर दी, जो भी है ना, तो वो सारा गुड्स वगैरह उनमें चला जाता है और सर्विसेज में सारी वो चीज़ें चली जाती है सेवाओं के तौर पे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सर्विस है, मैं आपको कुछ नहीं दे रहा सिवाय सेवा के, और आप उसके बदले मुझे फीस दे रहे हो, यही बात है। अब यहाँ वाली जो चीजें होती है, अब ये मेथड है। अब यहाँ आप देखो, इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, बढ़ रही है या घट रही है? अगर ये सिस्टम होता, पूर्णतः सोशलिस्ट होता, तो जीडीपी बढ़ती गिरती? गिरती। वो इंटरनल मैटर बात की, जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों में चीजों में फर्क होता है, वो कैसे बढ़ती क्या बढ़ती, जीडीपी वाले चैप्टर में और डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ अपने डिफरेंस की जब बात करते हैं, तब यहाँ प्राइवेट संपत्ति की बात हो रही है, यहाँ पर सबकी संपत्ति, साझी संपत्ति की बात हो रही है कि संपत्ति पे किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होगा। संपत्ति पे किसका अधिकार होगा? संपत्ति पर राज्य का अधिकार होगा। राज्य का अधिकार मतलब संपत्ति सबकी साझी, साझी मतलब सबके पास में बराबर रहेगी। तो क्या यह संभव है? क्या यह सही बात है? आप बताइए। हाँ हाँ, वही वही भाई, वही प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, शब्दों मत जाओ, आप भावनाओं की चीजें समझो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट एक प्रोसेस के बाद का हिस्सा है, परिणाम है। ये प्राइवेट संपत्ति की बात करते हैं और ये निजी संपत्ति की बात नहीं करते। ये नहीं चाहते कि निजी संपत्ति हो किसी की, क्योंकि हम तो आलसी, हम तो पड़े रहेंगे, जो भी चीजें हैं वो हमें मिलती रहे, पड़े पड़े हमें वो चीजें मिलती रहे। फिर आता है यहाँ पर जो है, सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, उसका कोई रोल नहीं होता। गवर्नमेंट इस चीज को रेगुलेट नहीं करती, गवर्नमेंट इन चीजों को रेगुलेट नहीं करती। गवर्नमेंट अपना काम करती है गवर्नेंस का, गवर्नमेंट काम करती है गवर्नेंस का, ठीक है। और यहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट? हस्तक्षेप करती है। हस्तक्षेप करने का मतलब क्या है? टैक्स, सरप्लस टैक्स, जो भी चीजें हैं ऐड कर करके उसने 100 रुपए कमाए हैं ना, उस 100 में से ज्यादा इधर कैसे खींचे जाए, ज्यादा से ज्यादा। तो ये काम होता है इस वाले में। इस पॉइंट के बेसिस पे आप बताओ, अपने इंडिया में कैसा हो रहा है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या कर रही है गवर्नमेंट? क्या गवर्नमेंट का बिल्कुल भी रेगुलेशन नहीं है? क्या गवर्नमेंट का इतना रेगुलेशन है कि कोई कुछ भी नहीं कर पाए, कोई कुछ भी बिजनेस ना करना पाए? इसको भी देखेंगे जब हम टैक्सेशन की बात करेंगे, क्योंकि जब इकोनॉमी पढ़ोगे आपको सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ते हुए चलना पड़ेगा। यहाँ पे रेगुलेट नहीं करती, यहाँ पे रेगुलेट नहीं करती, ठीक है, गवर्नमेंट कोई रोल नहीं। यहाँ पे सरकार का क्या होता है? नियंत्रण। एक होता है वर्ड रेगुलेशन और एक होता है कंट्रोल। यहाँ पे गवर्नमेंट करती है कंट्रोल चीज़ों को खुद के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग। तो गवर्नमेंट क्या करती है? चीज़ों को कंट्रोल करती है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट फ्री छोड़ रखी है, यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। तो हम एक लाइन सुनते हैं कि अमेरिका की सड़कें अच्छी है इसलिए अमेरिका का प्रोडक्शन अच्छा है, या फिर अमेरिका का प्रोडक्शन अच्छा है इसलिए अमेरिका की सड़कें अच्छी है। तो ये जब हम बात करते हैं लॉजिस्टिक की, लॉजिस्टिक चेन की, सप्लाई चेन की, तो उस वक्त इस चीज़ का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे अपने यहाँ पे नॉर्थ से साउथ कोई भी माल पहुंचाने में कितना समय लगता है, और वही समय, ये इंडिया की बात करूं मैं, अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना के अपने जितने एरिया को कवर करने में कितना समय लगता है। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, आप चाहे तो यूट्यूब के ब्लॉग्स वगैरह जाके देख सकते हो। आप पाएंगे कि अगर यहाँ पे 10 घंटे लगते हैं अपने को इतना स्पेस या फिर इतनी चीज़ें कवर करने में, इतना जो गैप है वो कवर करने में, तो यहाँ 10 लग रहे हैं, तो यहाँ 40 से 45 मिनट ही लग रहे हैं। इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी इकोनॉमी का हिस्सा, इसको बोलते हैं इंफ्रा, इसको बोलते हैं अवसंरचना। तो अमेरिका अच्छा है क्योंकि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं,
सड़कें का मतलब लॉजिस्टिक। आप ध्यान देंगे कभी आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा, रेल में सफ़र किया होगा, सामने मालगाड़ी आ रही है, इधर पैसेंजर गाड़ी आ रही है, मालगाड़ी रुकेगी, पैसेंजर गाड़ी नहीं रुकेगी। अपने माल तो रोक दिया, क्या पता वो रॉ मटेरियल था किसी का, वो टाइम पे सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो आगे उस चीज़ का प्रोडक्शन का प्रोसेस, पहली जो स्टेप होती है वही आपने ब्लॉक कर दी। आप ट्रक के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो, ड्राइवर ने हड़ताल कर दी, आपके ब्रिज गिर गए, रास्ता ब्लॉक हो गया, रुक गया ना लॉजिस्टिक। पहली चेन ही ब्लॉक, पहली कड़ी ही आपने तोड़ दी। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, हर चीज़ के पीछे बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो मैटर करती है। समझ गए ना आप इस चीज़ को। फिर जब हम अगले स्टेप की बात करते हैं, ये डिटेल में लिखे हुए आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। आप की नोट्स अगर आप नोट करना चाहें साथ में तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपके वो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमने बात की टेस्ट की, मैंने बोला टेस्ट, तो मतलब यहाँ पे मेरिट के अकॉर्डिंग वितरण किया जाता है। वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू मेरिट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, वही टेस्ट में आपके जितने अच्छे मार्क्स आपको उतने अच्छे रिवॉर्ड। इधर क्या होता है, मेरिट गई आपकी बाड़ में, मेरिट गई साइड में, आपकी योग्यता गई साइड में। आपको जो वितरण किया जाएगा, जो संसाधन है, वितरण किसका करोगे, किसकी बात हो रही है, जहाँ भी वितरण की बात करूँ रिसोर्स की बात होती है। यहाँ पे आपको नीड के अकॉर्डिंग, आपकी नीड कितनी है, आपकी आवश्यकता कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है। आवश्यकता के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें प्रदान की जाती है, आवश्यकता के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरिट, आप जितने योग्य हो आप कमाओ, आप जितने सक्षम हो आप कमाओ। लेकिन क्या इंडिया में ऐसा हो रहा है? अगर इंडिया में मेरिट के अकॉर्डिंग वितरण हो रहा है तो फिर राशन की जितनी भी दुकानें हैं जिस पे 2 रुपए केजी गेहूँ मिल रहे होंगे या 3 रुपए मिल रहे होंगे कहीं पे, तो वो नहीं मिलने चाहिए। आपको दालें वाले जो भी मिल रही है फ्री में, वो भी नहीं मिलनी चाहिए। मतलब ये जो वितरण हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, नीड के अकॉर्डिंग हो रहा है, आपकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग वितरण हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग, मुकेश अंबानी जितना कमा रहा है उतना उसके पास में। फिर और बता दूं एक आपको न्यूज़, जियो का जो रिलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब हम सिर्फ यहाँ व्यापार करने आ रहे हैं, आपका जहाँ भी हेडक्वार्टर है, आपकी जहाँ भी मेन ब्रांच है, वो देश आप पे टैक्स लगाएगा। और ये जहाँ कहाँ रहे, टैक्स हेवन कंट्रीज में। टैक्स हेवन कंट्री का मतलब वो होता है जो न के बराबर टैक्स लगाती है या टैक्स लगाती ही नहीं है। इसका मतलब इंडिया को और बड़ा लॉस। आप कमा इंडिया से रहे हो लेकिन टैक्स भी आप इंडिया को नहीं देना चाहते। खैर बहुत सारी चीज़ें जब हम आगे और डिस्कस करते तो और चीज़ें पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको लग रहा होगा कि नहीं 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 नहीं, ये तो क्या ही बात हो गई। जब भी आप मीडिया चैनल सुने, आप सुधीर को भी सुने। सुधीर के साथ साथ में जो सुधीर के एंटी जस्ट टाइप के बोलने वाले होते हैं, कहने का मतलब होता है आप पॉजिटिव सुनते हो। जो भी आपकी विचारधारा, पार्टी विचारधारा होती है, उससे जो पॉजिटिव होता है उसको सुनते हो, नेगेटिव को नहीं सुनते हो। आपको बैलेंस रहने की जरूरत है। जब जीके जीएस की बात आती है तो आपको बैलेंस रहने की जरूरत है। आपके वहाँ अप्रोच दिखनी नहीं चाहिए ये नेगेटिव पॉजिटिव टाइप की, आपका बैलेंस दिखना चाहिए। समझ रहे हो इस चीज़ को, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद में जब आप आगे बढ़ते हो तब यहाँ पे, जब यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल्ड ही रहेगा तो यहाँ संभावना होती है तानाशाही की, डिक्टेटरशिप की। और यहाँ चलता है लोकतंत्र। मुझे बताओ अमेरिका का लोकतंत्र बढ़िया है या भारत का बढ़िया है या फिर कोरिया का, किसका बढ़िया है? तो कहने का मतलब यही होती है कि ना तो हमारे यहाँ तानाशाही वाली बात है, ना यहाँ पे अपने यहाँ पे वो ज़्यादा ही अति लोकतंत्र वाली बात भी नहीं रही है। अब अभी के जब अपन हालात देखते हैं तब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ोगे, जैसे जैसे अपनी इकोनॉमी की जब आप बात करोगे तब आपको और चीज़ें समझ में आएगी कि आखिर हो क्या रहा है। मुझे ये बताओ, यहाँ पे प्राइवेट संपत्ति रखने वाला, खुद का बिजनेस करने वाला मुकेश अंबानी क्या ये चाहेगा कि वहाँ पे हिंसा हो? आप ये बताओ, जब आप भारत की बात करते हो तब सबसे ज़्यादा अहिंसा वाली चीज़ें, सबसे अहिंसक देश की बात कर रहा हूँ मैं, हिंसक नहीं अहिंसक। तो देश के एक हिस्से की जब मैं बात करता हूँ तब कौन सा है? गुजरात। गुजरात क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, गुजरात, महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र की तो खैर अंडरवर्ल्ड की बात नहीं कर रहा मैं, पर गुजरात की जब आप बात करते हो तो ये हिंसा का समर्थन नहीं करते। और जब बात आती है तानाशाही की, तो तानाशाही की जब बात होती है तो वहाँ हिंसा होगी। नॉर्थ कोरिया में हिंसा होती है, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप देश के लीडर के बेटी के साथ में कोई भी गुफ्तगू करते हुए पाए जाते हो, भले आप कितने बड़े अधिकारी हो, तो आपके सामने टांग के आपको उड़ा दिया जाता है, कोई जवाब नहीं है। तानाशाही क्या है? तानाशाही। लेकिन यहाँ पे जो भी बिजनेस करता है, जो भी व्यापारी माइंडसेट का आदमी होता है, वो चाहता है कि हिंसा ना हो। वो क्या चाहता है? हिंसा ना हो। तो कहने का मतलब ये सारे डिफरेंसेस है मोटा मोटी। इन सारे डिफरेंसेस के अलावा भी कुछ डिफरेंसेस है, उनको भी आप देख सकते हो। जैसे मुझे बताओ, जब आप बिजनेस करते हो, आपके मान लो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का बिजनेस है और कोई आपके सपोर्ट वाला कोई बिजनेस कर रहा है, मतलब क्लास की अगर मैं बात करूँ, अलग अलग क्लास होती है। जो होलसेलर होता है वो रिटेलर को सप्लाई करेगा, तो वो ये नहीं चाहेगा कि यहाँ पे अलग अलग क्लास में जो क्या हो, सहयोग बना रहे। क्या बना रहे? सहयोग भी बना रहे और सीमित मात्रा में कंपटीशन भी बना रहे, ताकि वो और अच्छी चीजें करने के लिए प्रोत्साहित हो। जैसे हमने वही चीज निकाली थी। जब इस एग्जाम्पल को आप देखते हो, जब इस एग्जाम्पल की आप बात करते हो कि यहाँ पे किसी की 100 है, किसी की 95, किसी की 98 है, तो 98 वाला 100 की कोशिश करेगा, 95 वाला 98 वाले से आगे जाने की कोशिश करेगा। तो ये हेल्दी कंपटीशन है। तो बने रहना चाहिए नहीं बने रहना चाहिए? तो यही सेम चीज आती है उधर भी। भाई वर्ग के साथ साथ में संघर्ष भी हो, यहाँ पे इनके साथ में संघर्ष चले, भी हेल्दी चल रहा, ताकि अप आओ, अप और ऊपर आओ। समझ रहे हो इस चीज को? तो यहाँ पे खाली क्या होता है? संघर्ष ही हो रहा है, एक घिस रहा है, बाकी आनंद ले रहे हैं। तो बाकी भी कब तक आनंद लेंगे? तो वो वाली चीज आती है फिर वापस। फिर यहाँ पे और चीजें जब आप देखते हो, तब यहाँ पे क्लास क्लास का सहयोग भी है और संघर्ष भी है, ताकि और ज़्यादा प्रोडक्शन को बल मिले। फिर इधर इधर तो सिर्फ संघर्ष ही चलेगा। संघर्ष वाली चीज़ें आप खड़ी कर रहे हो तो संघर्ष ही चलेगा, जाहिर सी बात है। फिर आती है सबसे ज्वलंत मुद्दा है, वैसे उन चीज़ों पर कम ही बोलना चाहिए, पर इस चीज़ का हिस्सा है डिस्कशन का तो बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो धर्म वाली बात होती है, ये धर्म वाली बात व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करती है। तो क्या इंडिया कैपिटलिस्ट कंट्री होने की तरफ जा रहा है? तो फिर यहाँ धर्म जो होती है वो व्यक्तिगत विषय की बात होती है। कोई व्यक्ति जो चाहे वो धर्म माने, जो चाहे उस धर्म की प्रैक्टिस करे, जो चाहे वो रिलीजन की तरफ जाए, उसके लिए वो स्वतंत्र होते हैं। वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ठीक है ना? धर्म की जब बात करते हो तो कोई भी बिजनेस हो, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ हो, जब वो इन चीज़ों में है ही नहीं, तो वो धर्म की तरफ से क्या होता है? फ्री होता है। धर्म की तरफ कोई वो वाली बात नहीं होती। धर्म सभी का अपना अपना आस्था का विषय है। जो जिस तरफ जाना चाहे वो उस तरफ जाए, और जो जिस धर्म की प्रैक्टिस करना चाहे, जिस रिलीजन की प्रैक्टिस करना चाहे, वो उस रिलीजन की प्रैक्टिस जो है वो कर सकता है। समझ गए? लेकिन यहाँ जब आप बात करते हो तो यहाँ पे बात की गई है, जब धर्म की बात करते हो तो यहाँ पे धर्म बोला गया अफीम को। तो रिलीजन इज जस्ट लाइक ओपियम। कि धर्म क्या है? धर्म अफीम है। अफीम आप आदमी को आपने खिला दिया, अफीम खिलाने के बाद में आदमी एकदम मदमस्त रहता। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो अपने इंडिया में भी काफ़ी है नागरिक जो अफीम खाए हुए मस्त पड़े हैं। उनको मतलब ही नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आने वाली चीज़ों में दूरगामी परिणाम क्या हो गए इन चीज़ों के। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, समाजवादी चीज़ें जो भी हावी होती है इंडिया के जो प्रोस्पेक्टिव में जब आप बात करते हो, तब ये सारी चीज़ें आती है। तो इधर जब वापस वही बात आती है कि अपन इधर की जब बात करते हैं तो इधर किसका नाम आ जाता है? एडम स्मिथ का। यहाँ बात आती है एडम स्मिथ की। अब मुझे ये बताओ, जिसको पता है, एडम स्मिथ की कौन सी बुक है जो इकोनॉमी में चल रही है? कौन सी बुक लिखी थी जिसमें सारे ये कॉन्सेप्ट दिए थे? एडम स्मिथ की बुक का नाम कमेंट कीजिए जल्दी से। फिर हम क्लास को समअप करते हैं। आगे की क्लास का शेड्यूल आपको बताएंगे, आपको ग्रुप में मिल जाएगा मैसेज। यहाँ के जो थिंकर है वो एडम स्मिथ है। कैपिटलिस्ट की जब बात करते हैं उनमें थिंकर या विचारक पूछा जाता है तो इनकी विचारधारा कौन सी है? तो एडम स्मिथ है। लेकिन इधर जब हम बात करते हैं तो इधर कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स वही है जो जिन्होंने बोला था कि मजदूरों तुम्हारे पास खोलने के लिए क्या है?
पाने के लिए पूरी दुनिया है। इन मालिकों के खिलाफ क्या करो, संघर्ष करो। इन मालिकों के खिलाफ क्या करो, आंदोलन करो। इन मालिकों को क्या करो, कुचल डालो। फिर सारा तुम्हारा ही तुम्हारा है। फिर वही बात होती है, जब लेबर ही लेबर है तो फिर उनमें लीडर कौन होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे कौन है, कार्ल मार्क्स है। तो इधर कार्ल मार्क्स है। तो फिर आपसे बेसिक बेसिक जब प्रश्न पूछे जाते हैं कि कार्ल मार्क्स किसके विचारक थे, या फिर इधर फिर कार्ल मार्क्स ने जब आप देखते हो तो इसने किसको, दासों को बोला। तो इसकी जो बुक थी उसका एक का नाम है दास कैपिटल। आपसे ये पूछ लेते हैं प्रश्न कई बार, दास कैपिटल किसकी बुक है, क्योंकि आपने नॉर्मल एडम स्मिथ की किताब सुन रखी है लेकिन आपका जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने ये भी नहीं सुनी है। मतलब इसकी क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये इनकी बुक है। हालांकि आपको नोट्स में मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन ये पूछने के लिए था कि आपको इस चीज़ की जानकारी कितनी है कितनी नहीं है। तो दास कैपिटल की बात करें तो कार्ल मार्क्स, और इधर जब हम बात करते हैं तो एडम स्मिथ की बात आती है। किसी को ईयर पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो 1 फिर 7 7 और फिर 6 एक कम करके 1776 में ये लिखी गई थी, पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं सोशल थ्योरी की, जब हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट की और समाजवादी की। अब ये आता है यहाँ से, या ये अपन जब बात करते हैं 1955 से 60 के बीच की, और ये बात करते हैं हम अभी से 2020 से 25 के बीच की। और ये एक मोड था अपने 1991 का, जिसमें अपने एलपीजी रिफॉर्म हुए थे। एलपीजी गैस का नहीं है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन चीज़ों के बाद में स्टाफ का डिस्कशन चल रहा है। अब ये चीज़ है, पहले इंडिया इधर था अभी इंडिया इधर है, क्या पहले भी इधर था अब भी इधर है। तो ये आपके सोचने की विषय है, आपके रिसर्च की विषय है। आप एक बार इस चीज़ पे दिमाग लगाना अपना, कल आपसे पूछेंगे। फिर हमने बात कर ली कैपिटलिस्ट में क्या होता है, सोशलिस्ट में क्या होता है। सोशलिस्ट में क्या होता है, जनरली समाज में समानता की बात की जाती है, चाहे वो समानता अहिंसा से स्थापित हो चाहे किसी भी प्रकार से स्थापित हो। दो को दौड़ाना है, एक विकलांग है दूसरे को भी विकलांग कर दो। लेकिन कैपिटलिस्ट क्या बोलते हैं, दो को दौड़ाना तो एक को संसाधन प्रोवाइड करवाओ ताकि वो दौड़ने के लिए सक्षम बने। तो उन चीज़ों की निजी संपत्ति का अधिकार होता है, सरकार उसमें भूमिका सिर्फ रेगुलेटर के तौर पे होती है, वो भी नहीं होती है ना के बराबर होती है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। लेकिन यहाँ पे तानाशाह वाला सिस्टम होता है, डिक्टेटरशिप वाली चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की। इसके अलावा हम आगे कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास के लिए। तो अभी के लिए आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए, हम कमेंट का आपका रिप्लाई करते हैं। बाकी आपको जो टीम के नंबर है उस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं अगली क्लास में। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन की बेस की जब हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे 1 बाय 1 क्लास में। बैकग्राउंड नॉइस का कुछ नहीं, आगे से ध्यान देखें। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।